India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के कारण 5वीं तक क्लास बंद करने के सरकार के फैसले पर विचार करने से किया इनकार। कहा स्कूल बंद करना एक अस्थायी उपाय है और सर्दियों की छुट्टियां जल्द ही हो रही हैं शुरू। कोर्ट ने ग्रैप 4 लागू होने के दौरान BS4 और BS3 की नई मॉडल गाड़ियों के संचालन की दी अनुमति। सीजीआई ने कहा कि वायु प्रदूषण का संकट हर साल होता है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट में किया स्थानांतरित। सीबीआई को जांच की स्थिति रिपोर्ट पीड़िता के परिवार को देने के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज की खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाओं के निलंबन के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह एक अस्थायी उपाय है और स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां जल्द ही शुरू हो रही हैं, इसलिए कोर्ट को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार ने 15 दिसंबर से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं निलंबित करने का आदेश दिया था। सरकार का कहना है कि यह निर्णय दिल्ली की खराब होती वायु गुणवत्ता के कारण लिया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण स्कूल बंद करने के फैसले पर विचार करने से इनकार कर दिया। वकील मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि गरीब बच्चों को मिड डे मील की आवश्यकता है और उनके पास घर पर प्यूरिफायर नहीं है। सुनवाई के अहम बिंदु कुछ इस प्रकार रहे। पहला, सीजीआई ने कहा कि स्कूल बंद करने का फैसला विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। दूसरा, वायु प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य पर रोक से मजदूरों की आर्थिक सहायता की मांग की गई। तीसरा, एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि 2.5 लाख लोगों में से 7,000 लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट किया जाएगा। चौथा, सीजीआई ने सुझाव दिया कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए। पांचवा, एमिकस ने सुझाव दिया कि सीएक्यूएम को स्कूल बंद करने पर फैसला करने देना चाहिए। निर्माण श्रमिकों की समस्या के मामले पर आइए जाने क्या बहस हुई। पहला, वकील ने बताया कि प्रत्येक राज्य में निर्माण श्रमिकों के बोर्ड के पास पैसा है, लेकिन राजस्थान के अलावा किसी भी राज्य ने निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपए मुआवजे का भुगतान नहीं किया। दूसरा, सीजीआई ने कहा कि श्रम बोर्ड को स्थिति पर नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुआवजा राशि वास्तविक श्रमिकों तक पहुंचे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि स्कूल बंद करने से गरीब बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, जिन्हें मिड डे मील नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि स्कूल जाने वाले बच्चे प्रदूषण में योगदान नहीं कर रहे हैं। सीजीआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट विशेषज्ञों के निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद करने का निर्णय अस्थायी है और सर्दियों की छुट्टियां जल्द ही शुरू हो रही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाइब्रिड कक्षाएं एक विकल्प हो सकती हैं, लेकिन यह निर्णय लेना कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। कोर्ट ने इस मामले को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को विचार के लिए भेज दिया है। आयोग इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा और आवश्यक निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि कोर्ट वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार के निर्णय पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई सीएक्यूएम द्वारा की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के CAQM ने दिल्ली में BS4 और इससे आगे के वाहनों को 10 और 15 साल आयु पूरी होने के बावजूद चलाने की अनुमति देने का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में सुधार की गुहार लगाई गई। CJI सूर्यकांत ने आदेश में सुधार करते हुए BS4 और उससे आगे के वाहनों को सड़कों पर चलने की इजाजत दे दी। साथ ही ग्रैप 4 लागू होने के दौरान BS3 की नई मॉडल गाड़ियों के संचालन की अनुमति देते हुए कहा कि खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। CJI ने मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह वायु प्रदूषण का संकट हर साल होता है। हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने और उसे धीरे धीरे लागू करने की जरूरत है। उन्होंने CAQM से कहा कि वह लॉन्ग टर्म उपायों पर फिर से विचार करे और वह अपने विचार के दौरान शहरी ट्रैफिक, साफ सफाई, पराली जलाना व किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए इंसेंटिव देने के तरीके, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का रेगुलेशन और जब एक्टिविटीज बंद हो तो वैकल्पिक रोजगार का इंतजाम करने, घरेलू गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण और उसके उपाय, ग्रीन कवर बढ़ाने, नागरिक जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर भी विचार करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण को लेकर पूरे NCR के लिए एक कमेटी बनाने के लिए दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा द्वारा मिलकर प्रयास किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है, जो अब इस मामले की निगरानी करेगा। अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कई निर्देश दिए थे, जिनमें जांच और अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए। कोर्ट ने CBI को भी जांच की स्थिति रिपोर्ट पीड़िता के परिवार को देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम इस मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच को संदर्भित करते हैं और अनुरोध करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले को उपयुक्त बेंच के समक्ष रखें। रजिस्ट्री सभी मामलों को कलकत्ता हाई कोर्ट को स्थानांतरित करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई निर्देश दिए थे, जिनमें अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश शामिल थे। कोर्ट ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का भी गठन किया था, जो चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और कामकाजी परिस्थितियों पर सिफारिशें करेगा। अब कलकत्ता हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए। CBI जांच की स्थिति रिपोर्ट पीड़िता के परिवार को देगी। इस मामले में आगे की कार्रवाई कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी। लिस पेडेंस का सिद्धांत मॉर्गेज प्रॉपर्टी से जुड़े पैसे के मुकदमों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 52 के तहत लिस पेडेंस का सिद्धांत उन मुकदमों पर लागू होता है जहां कर्ज अचल संपत्ति पर मॉर्गेज द्वारा सुरक्षित होता है। इस सिद्धांत के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान या डिक्री के पूरी तरह से संतुष्ट होने तक ऐसी प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। लिस पेंडेंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है एक लंबित मुकदमा। यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई मुकदमा लंबित होता है तो उस मुकदमे के विषय में शामिल संपत्ति का कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत इसलिए है ताकि मुकदमे के दौरान संपत्ति के ट्रांसफर से पक्षों के अधिकारी को खत्म ना किया जा सके। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 52 में कहा गया है कि कोई भी मुकदमा जो किसी अचल संपत्ति के अधिकार से संबंधित है उसमें लिस पेंडेंस का सिद्धांत लागू होगा। इस सिद्धांत के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान या डिक्री के पूरी तरह से संतुष्ट होने तक ऐसी प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि लिस पेंडेंस का सिद्धांत उन मुकदमों पर लागू होता है जहां कर्ज अचल संपत्ति पर मॉर्गेज द्वारा सुरक्षित होता है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई बैंक मॉर्गेज द्वारा समर्थित बकाया की रिकवरी के लिए मुकदमा दायर करता है तो मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी धारा 52 के उद्देश्यों के लिए सीधे और विशेष रूप से सवाल में आ जाती है। लिस पेंडेंस का सिद्धांत मॉर्गेज प्रॉपर्टी से जुड़े पैसे के मुकदमों पर लागू होता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि मुकदमे के दौरान संपत्ति के ट्रांसफर से पक्षों के अधिकारों को खत्म न किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस सिद्धांत को और मजबूत किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लिस पेंडेंस का सिद्धांत
उन मुकदमों पर लागू होता है जहां कर्ज अचल संपत्ति पर मॉर्गेज द्वारा सुरक्षित होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या एससीबीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह पूर्व सीजीआई पर जूता फेंकने की घटना को रोकने और ऐसी घटनाओं की सराहना करने वाली टिप्पणियों को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइंस बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ संयुक्त सुझाव प्रस्तुत करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें एससीबीए ने एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी, जिन्होंने पूर्व सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंका था। बेंच ने पहले की सुनवाई में कहा था कि वह इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के बजाय भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। सुनवाई में सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि एससीबीए ने प्रस्तावित गाइडलाइंस का एक मसौदा तैयार किया है और केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाने का इरादा है। सिंह ने मीडिया और डिजिटल मीडिया द्वारा जिम्मेदार रिपोर्टिंग के लिए नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की और कहा कि एससीबीए और केंद्र सरकार संयुक्त सुझाव प्रस्तुत करेंगे। बेंच ने आदेश दिया कि दोनों पक्ष गाइडलाइंस के लिए सुझाव प्रस्तुत करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहां पर सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है, जिसमें अंतर्लिंगी व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर श्रेणी से बाहर करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता एक अंतर्लिंगी अधिकार कार्यकर्ता तर्क देते हैं कि वर्तमान वर्गीकरण अंतर्लिंगी व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को नजरअंदाज करता है और अपर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। याचिकाकर्ता जोर देते हैं कि लिंग और लैंगिक पहचान अलग अलग अवधारणाएं हैं, जिन्हें गलत तरीके से एक दूसरे के साथ प्रयोग किया गया है। अंतर्लिंगी व्यक्ति जिनके पास लिंग विशेषताएं हैं जो विशिष्ट द्वाधारी धारणाओं में फिट नहीं होती हैं, लिंग पहचान संबंधी प्रश्नों से अलग जैविक और चिकित्सा मुद्दों का सामना करते हैं। याचिका में अंतर्लिंगी शिशुओं और बच्चों पर चिकित्सा हस्तक्षेप के बारे में चिंता व्यक्त की गई है, जिसमें बिना उचित नियमों के सर्जरी किए जाने के उदाहरण दिए गए हैं। यह जीवन धमकाने वाली स्थितियों को छोड़कर ऐसे हस्तक्षेपों को विनियमित करने के लिए एक विधायी तंत्र की मांग करता है। याचिका में कहा गया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण फॉर्म और जनगणना अनुसूचियों में लिंग के बजाय लैंगिक पहचान का उपयोग किया जाता है, जिससे अंतर्लिंगी व्यक्तियों को सटीक रूप से रिकॉर्ड करना असंभव हो जाता है। इससे विश्वसनीय डेटा की कमी होती है जो नीति निर्माण को प्रभावित करती है। याचिकाकर्ता स्कूलों, कॉलेजों और रोजगार में अंतर्लिंगी व्यक्तियों को शामिल करने के साथ साथ एक हाशिए के समूह के रूप में आरक्षण की मांग करता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि यह एक अच्छी याचिका है। याचिका राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले के कुछ अवलोकनों को चुनौती देती है, जिसमें लिंग और लैंगिक पहचान को एक ही माना गया था और ट्रांसजेंडर को एक छत्र श्रेणी के रूप में उपयोग किया गया था। याचिकाकर्ता तर्क देता है कि इससे नीतिगत भ्रम और अप्रभावी कार्यान्वयन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्य समर्थित विश्वविद्यालयों में नियमित उप कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई जरूरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दी है। सुनवाई जनवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने सकारात्मक प्रगति की सूचना देने के बाद यह फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल के बीच उप कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर गतिरोध चल रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में एक खोज और चयन समिति का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां कुलपति ने समिति की सिफारिशों से सहमति जताई है, वहां राज्य सरकार को भी सहमत होना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामले में सकारात्मक प्रगति हो रही है, इसलिए सुनवाई जनवरी तक स्थगित की जानी चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ठीक है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में एक आदेश में कहा था कि खोज और चयन समिति ने 12 विश्वविद्यालयों के लिए
उम्मीदवारों की सिफारिश की है। कोर्ट ने कहा था कि एकमत की स्थिति में नियुक्तियां आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन एक साथ सभी नियुक्तियां करना उचित होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच उप कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर गतिरोध जारी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पटना हाईकोर्ट के न्यायिक आदेश बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 34(4) के तहत उत्तराधिकारी राज्य झारखंड पर बाध्यकारी है। ये फैसला एक कर्मचारी की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसे बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2003 के तहत झारखंड राज्य में आवंटित किया गया था। आरोपी संजय कुमार उपाध्याय ने 1981 में बिहार सरकार द्वारा आयोजित एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से औद्योगिक विस्तार अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। बाद में उन्हें झारखंड सरकार में आवंटित कर दिया गया। उन्हें वेतन विसंगति के कारण उच्च वेतनमान से वंचित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि नागेंद्र साहनी मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले का अनुपालन झारखंड सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि वेतनमान में समानता की मांग करने वाले मामलों में जब तक विसंगति बनी रहती है, तब तक हर महीने एक नया कारण बनता है। पीठ ने कहा कि विलंब और लाज की दलील इस मामले में नहीं चल सकती है, क्योंकि यह एक सतत उल्लंघन का मामला है। आवेदक ने अपने अधिकारों के लिए लगातार प्रयास किया है और उसके प्रतिनिधित्व को खारिज करने के बाद उसने समय पर रिट याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और सिंगल जज के आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें राज्य को आवेदक का वेतनमान संशोधित करने और उसे बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार वित्तीय प्रभावों का हवाला देकर संवैधानिक गारंटियों को दरकिनार नहीं कर सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से सवाल किया है कि क्या राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे गए बिल को राष्ट्रपति के फैसले से पहले वापस ले सकते हैं। यह सवाल एक मामले की सुनवाई के दौरान उठाया गया, जिसमें महाराष्ट्र विधानमंडल ने 2018 में एक बिल पास किया था, जिसमें आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन की सिफारिश की गई थी, ताकि आईपीसी की धारा 498(a) के तहत दंडनीय अपराध को समझौता योग्य बनाया जा सके। जस्टिस मनीष पिटाले और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डिवीजन बेंच ने कहा कि राज्यपाल ने बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन बाद में मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे वापस ले लिया गया। बेंच ने सवाल किया कि क्या राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं। जस्टिस पिटाले ने कहा कि बहुमत से कानून बनता है और कैबिनेट कहती है कि वह इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए नहीं भेजेगी, लेकिन क्या यह लोकतंत्र के खिलाफ नहीं। राज्य के एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने कहा कि बिल वापस लेने का कारण यह है कि राज्य एक व्यापक कानून लाने का प्रस्ताव कर रहा है, जो धारा 498(a) के तहत शिकायतों से उत्पन्न होने वाले लंबित और भविष्य के दोनों मामलों का ध्यान रखेगा। हालांकि बेंच ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने एक तरह से भारत के राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया है। बेंच ने यह भी कहा कि उसकी भूमिका सीमित है और वह राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा बिलों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय नहीं कर सकती है। हालांकि बेंच ने जानना चाहा कि क्या 5 जजों की बेंच ने इस मुद्दे पर कोई फैसला दिया है कि क्या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित बिल को राष्ट्रपति द्वारा कोई फैसला लेने से पहले राज्यपाल द्वारा वापस लिया जा सकता है। अब इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है, ताकि केंद्र सरकार अंडर सेक्रेटरी की कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड पर रख सके और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी भी दे सके। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.